चलिए कॉम्पिटिटिव एनर्जी पकड़ी चौक पर रविवार को जो टेस्ट लिया गया था उसमें हम आज 3-4-5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक समय मिल पाएगा हम वहाँ तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला है खानवा का युद्ध डॉट और राणा संगा के बीच लड़ा गया। पहले आप लोग आंसर लगाइए। 4 ऑप्शन है। खानवा का युद्ध शाहजहाँ है, औरंगजेब है, बाबर है और जहांगीर है। किसके बीच लड़ा गया? तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। जहाँ तक हमें पता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था, जैसे कि मान लीजिए खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। ठीक, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। यानी खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। तो हम समझ चुके हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? ये युद्ध हुआ बाबर प्लस राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ। इस युद्ध को कौन जीता? विजय कौन हुआ? विजय हुआ इसमें बाबर इस युद्ध में जीत गया। अच्छा, अगर बाबर की चर्चा हो गई है तो बाबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या जान लेते हैं? बहुत जल्दी में जान लेते हैं। पहली बात तो ये बाबर जो है ये है मुग़ल वंश के संस्थापक। क्वेश्चन पूछेगा मुग़ल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर, मुग़ल वंश के संस्थापक। दूसरी बात, ये इनका जो जन्म हुआ था, बाबर का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन। 14 फरवरी को कब? 1483 में। 14 फरवरी को 1483 में। इसके पापा के नाम क्या थे? इसके पिताजी के नाम थे उमर शेख मिर्ज़ा। इनके पिता के नाम थे उमर शेख मिर्ज़ा। कोई बात नहीं, जब पिता का नाम हो गया तो माता का नाम भी पता रहना चाहिए। माता कौन थी? तो माता का नाम थी कुतलुग निगार। ये थी माता कुतलुग निगार। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी उज़्बेकिस्तान में फरगना के शासक थे। अच्छा, ज़रा वंश की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सुन लीजिए। वंश की बात कर लेते हैं तो पिता की ओर से तैमूर वंश और माता की ओर से चंगेज़ खां के वंशज। पिता की ओर से तैमूर वंश, यानी पिता की ओर से पिता की तरफ से तैमूर और माता के तरफ से क्या थी? माता के तरफ से चंगेज़ खां के वंशज थी। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसीलिए इसको कहा गया चगताई तुर्क। और थोड़ा जानकारी ले लीजिए, जब बाबर का कहानी शुरू कर ही दिए हैं तो थोड़ा जान लेते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे? 4 पुत्र में वही था हुमायूं था, कमरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? यही बाबर, ये बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण? 5 बार आक्रमण। 5 बार आक्रमण किया। उसमें कुछ खास जो युद्ध होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध,
पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में जान लेते हैं। सब पता है आप लोग को कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के इसमें डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, कई एग्जाम में डेट पूछ लिया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। अच्छा, किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। अच्छा, इसमें और एक खास युद्ध है, पानीपत के बाद जस्ट आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अच्छा, ये कब हुआ खानवा का युद्ध? बस 26 के बाद 27 में हुआ, 1527 में हुआ आपको खानवा का युद्ध। ये किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ बाबर प्लस राणा सांगा के बीच। बाबर प्लस राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौन विजय हुआ? बाबर विजय हुआ। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और फेमस युद्ध है जिसे हम चंदेरी के नाम से जानते हैं। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। अच्छा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो आपने अभी देखा है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, और ये चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 में। जो इम्पोर्टेंट है वो सब थोड़ा टॉपिक करवा देते हैं। चंदेरी का युद्ध हो गया 1528 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ है? अच्छा, ये हुआ है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय, थोड़ा दिमाग से हट गया था, मेदिनी राय, मेदिनी प्लस बाबर के बीच। मेदिनी प्लस बाबर के बीच विजय कौन रहा? सब युद्ध में बाबर को ही हम विजय बता रहे हैं आप लोग को, और बाबर ही विजय रहा इसमें। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हम बताए थे, वो क्वेश्चन जिसमें खानवा का युद्ध का चर्चा कर रहे थे। खानवा के युद्ध में जो चर्चा किए थे हम गाजी के बारे में, थोड़ा सुनिएगा। खानवा का युद्ध दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। किसके किसके बीच हुआ था ये बात बता दिए हैं, बाबर और राणा सांगा के बीच। इसी युद्ध में बाबर ने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम था गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। गाजी किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। अब समझना होगा गाजी मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। गाजी मतलब होता है काफिरों, धर्म योद्धा, काफिरों यानी गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम जो मान लीजिए गाजी का मतलब होता है गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम को जो है सो आदि के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे की चर्चा जारी रहेगी। खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया। एक और युद्ध है, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। बहुत अच्छी बात है। किसके बीच? तो अफगान और बाबर के बीच। अफगान और बाबर के बीच विजय होता है बाबर। ये सब होने के बाद थोड़ा हम और चर्चा कर लेते हैं बाबर के बारे में। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के आत्मकथा की नाम क्या है? आत्मकथा, हम बात केवल बाबर का कर रहे हैं। तो बाबर का जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजूक ए बाबरी। तुजूक ए बाबरी। बाबर की जो आत्मकथा का नाम है उसका नाम है तुजूक ए बाबरी।
अच्छा, जब आत्मकथा की चर्चा करते हैं तो बाबर की जो आत्मकथा है वो है तुजूक ए बाबरी। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजूक ए बाबरी, और किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में, जिसका नाम है तुजूक ए बाबरी। अच्छा, और क्या प्रश्न बनता है बाबर से? और बन सकता है बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु, जो भी आपके दिमाग में आते चले उसको करते चलेंगे। बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब हुआ? 1530 में। बाबर की मृत्यु कब हुआ? 1530 में। तो इसमें एक ट्रिक सेट है कि बाबर के जो कुछ क्रम में जो कुछ काम किए गए इस प्रकार से है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में। तो इस पर जनरली जो ट्रिक लोग बोलते हैं, कहावत है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। यही हो गया। पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाया खानवा का युद्ध, चल दिया चंदेरी का युद्ध, घर गया घाघरा का युद्ध, और मर गया। बाबर कब मर गया? 1530, यानी 1526 से शुरू करेंगे और 1530 तक लगातार चलेंगे। एक और क्वेश्चन बताना चाहते हैं, इसमें मेरे दिमाग में आ रहा है आपको कि बाबर ने मुसलमानों को तगमा टैक्स से मुक्त कर दिया। तमगा, सॉरी, बाबर ने मुसलमानों को तमगा टैक्स से मुक्त कर दिया। तमगा टैक्स से मुक्त कर दिया। ये तमगा टैक्स क्या होता है, ये आप लोग पर छोड़ दिए हैं। तमगा टैक्स वैसे हम बता देते हैं। एक ये व्यापारिक टैक्स है, इसीलिए छूट कर दिया ताकि ये व्यापारिक लोग भी इनको साथ दे और ये काफिरों को, यानी इस्लाम का धर्म रक्षक बने रहे और गैर मुस्लिम को दबाते रहे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ... की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। जरा देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, आप लोग को क्या क्या याद है। एक आंसर होगा जिसमें आपको टिक लगाना है, टिक लगाइए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं अवधि के बारे में। अवधि क्वेश्चन आप सबने देख लिया, तो अवधि के बारे में बात कर लेते हैं। मुगल काल का ही हम बात कर लेते हैं, औरंगजेब तक पहुंचते हैं। आराम से और ध्यान से हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबर का। बाबर का जो अवधि था वो था 1526 से 1530। और इतना बढ़िया से नहीं लिख पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कलम नहीं है और उंगली से ही लिख रहे हैं, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। बाबर का जो अवधि था वो 1526 से 1530। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो अवधि था वो था 1530 से 1556। हुमायूं के बाद बात आता है अकबर का। अकबर का जो कार्यकाल था 1556 से 1605। अकबर के बाद कार्यकाल आता है जहांगीर का। अकबर के जो अवधि था वो था 1556 से 1605। जहांगीर का अवधि है 1605 से 1627। और शाहजहां का जो अवधि है 1627 से 1657। और औरंगजेब आता है 1658 से 1708 के बीच में। थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ है दोहाद, गुजरात में। अधिकांश समय जो है उसका नूरजहाँ के पास बीता है। थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं
तो इनका जो निकाह हुआ है, निकाह किससे हुआ है? दिलरास बानो बेगम से, दिलरास बानो बेगम से, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम से निकाह हुआ है। इनके गुरु कौन थे? गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। किसके गुरु? औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम नाम था, मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर, जिंदा पीर। जिंदा पीर किसको कहा गया? औरंगजेब को। जिंदा पीर किसको कहा गया? औरंगजेब को। अच्छा, और ख़ास बात है ये, इस्लाम धर्म में दो चीज़ था, एगो सुन्नी था और एगो शिया था। तो औरंगजेब किसको मानता था? औरंगजेब मानता था सुन्नी धर्म को। किसको मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था, सुन्नी धर्म को औरंगजेब मानता था। अच्छा, इसमें से और कुछ हम लोग मेन चीज़ याद कर लेते हैं, देखते हैं क्या ऐसा मेन चीज़ मिलता है। हाँ, एक और ख़ास बात है औरंगजेब के समय की, कि इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या, तेग बहादुर की हत्या, तेग बहादुर की हत्या क्यों किया? क्योंकि वह इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। तो इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या। ये हत्या कब हुआ? ये हत्या हुआ 1675 में। तेग बहादुर जो थे 9वें क्रम के गुरु थे, 9वें क्रम के, 9वें नंबर के गुरु थे। और इसका एक और ख़ास बात देख लेते हैं। ख़ास बात क्या है? अच्छा, एक और ख़ास बात है कि बीबी के मकबरा का निर्माण कौन करवाया? बीबी के मकबरा का निर्माण, बीबी के मकबरा का निर्माण, मकबरा का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया। बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। तो इतनी सारी बातें हम लोग औरंगजेब के बारे में जान लिए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत अच्छी बात है, आप लोग टिक लगाइए कि कौन सा होगा। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करते हैं यूएसए का, तो वहाँ का है बेसबॉल, बेसबॉल, बेसबॉल। यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। चलिए सबसे पहले हम अपने देश की बात करते हैं, इंडिया। इंडिया का क्या है बताइए? हॉकी, इंडिया का हॉकी। चलिए चीन का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चीन के बारे में बताइए। टेबल टेनिस, टीटी हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, टेबल टेनिस। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? उसका भी है, जो भारत का है वहीं पाकिस्तान का है, हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अच्छा, और ध्यान देखिए। अच्छा, इंग्लैंड का ले लेते हैं, इंग्लैंड। अच्छा, यहाँ से याद आता होगा कि क्रिकेट का जन्म हुआ है, यानी वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। फ्रांस देख लेते हैं थोड़ा सा, फ्रांस और फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल। अच्छा, कनाडा के बाद में देख लीजिए, कनाडा का क्या होगा? कनाडा का होगा आइस हॉकी, लिख लीजिएगा अपना, कनाडा का आइस हॉकी। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट देश है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। और किसके बारे में चर्चा कर लूँ? तो भूटान का ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। भूटान का है तीरंदाजी, भूटान का क्या है? तीरंदाजी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? बहुत सुंदर बात है। थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन सा एक्ट जो होगा इसमें से, उसमें हम टिक लगाएंगे। क्वेश्चन आप सब ने पढ़ लिया होगा, अपने स्तर से टिक लगाइए कुछ समय आप लोग के लिए। चलिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब ऐसे सवाल के लिए थोड़ा सा इसका हम ऑपरेशन करते हैं, छोटा ही ऑपरेशन कर रहे हैं, चूँकि
पेन नहीं है, लिखने में कठिनाई हो रही है, इसलिए इसका हम नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट 338 का। एक्ट 338 का, ये 338 है क्या? अनुच्छेद 338, इसमें जो है ना अनुसूचित जनजाति के आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जनजाति मतलब ST, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पे SC हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, एक्ट 338। एक्ट 338 में अगर चर्चा करेंगे तो हम लोग करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्ट 338 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, यहीं से थोड़ा सा एक चीज़ और करें। 338 ही रहे, या तो A लिखा रहेगा या तो क लिखा रहेगा, ये क्या है? अनुच्छेद 338A या क, ये क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी नेशनल ST कमीशन, नेशनल ST कमीशन, कमीशन, यानी नेशनल ST कमीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 338A में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते चलते हैं, इससे संबंधित सारे फैक्ट जो मेरे दिमाग में आएगा उसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। एक्ट 330 यहीं से उठा लेते हैं, ये क्या है वो सुन लीजिए। एक्ट 300 सीट है, ST और SC को लोकसभा में सीटों का आरक्षण, यानी ST और SC को लोकसभा में सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन की बात करता है। मतलब एक्ट 330 क्या है? ST और SC को लोकसभा में सीटों का आरक्षण के बारे में जानकारी देता है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? सबको पता होगा कि 543 सीटें इलेक्टेड किए जाते हैं, मतलब निर्वाचित जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं। चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा एक्ट 330 के बारे में थोड़ा आगे की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक और एक्ट मेरे दिमाग में इससे संबंधित आ रहा है, 332। ये क्या है? वही बात इसमें भी होगा, SC और ST दोनों को वो था लोकसभा, यहाँ होगा विधानसभा में रिजर्वेशन की बात करता है, आरक्षण की बात करता है। एक्ट 332 यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधानसभा में रिजर्वेशन की बात करता है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रहा है, यहीं से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको चर्चा कर लेते हैं। ये उससे संबंधित नहीं है। एक्ट 350A बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसीलिए मतलब इसका मतलब होता है मातृभाषा में शिक्षा देना। ये अलग से याद कर लीजिएगा, मातृभाषा में शिक्षा देना, मातृभाषा में शिक्षा देना, एक्ट 350 से। अच्छा, एक और थोड़ा सा मतलब एक्ट की बात हो रही है तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत फेमस होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्ट 312 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्ट 312 बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन है, खास करके BPSC सब के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 312 क्या है। तो संसद के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी नई अखिल भारतीय, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा इसको, नई अखिल भारतीय सेवाओं का
सिटीजन। क्लास में इसका डिटेल्स हम दे दिए हैं कि ये होता क्या है, और नई अखिल भारतीय होता क्या है इसके बारे में हम क्लास में बता दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एनर्जी पकड़ी चौक वाले क्लास में। और फिर भी मौका मिलेगा तो इस सब का ज़्यादा ब्रीफ कर पाएंगे। अच्छा, एक और एक्ट यहीं से याद आ गया, एक्ट 315। ये भी बहुत फेमस एक्ट है और कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये होता क्या है एक्ट 315? ये है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इस सब के बारे में हम वर्णन कर चुके हैं क्लास में। थोड़ा भी क्वेश्चन का सेट लगा है तो सोचते हैं कि जल्दी कर दूँ। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के बारे में बता रहा है। अच्छा, उसके बाद 3 और फेमस एक्ट है जो 300 में के अंदर में ही आता है। और एक बात करते हैं हम जो 300 से ऊपर नीचे में आएगा, इसको सबको कर देते हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 352 क्या है? ये है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। उसके बाद एक और ले लीजिए एक्ट 356। ये क्या है? ये आप सबको याद होगा, एक्ट 356 है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। एक और ले लेते हैं यहीं से, एक्ट 360 क्या है? एक्ट 360 ये है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। एक्ट 360 क्या है? वित्तीय आपात। थोड़ा सा यहाँ सा और जिक्र कर लेते हैं, राष्ट्रपति शासन का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? तो बाबू साहब ये लगा पंजाब के अंदर। पंजाब सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा पंजाब के अंदर। अच्छा, ये कब लगा था? ये लगा था 1951 के समय में। 1951 में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा वो पंजाब में लगा और ये लगा 20 जून 1951 को। एक खास बात और बता देते हैं, राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है एक्ट 356। अच्छा, एक खास बात और बता देते हैं कि भारत में अब तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। यानी भारत में अब तक वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। अभी तक यानी आज तक, अभी तक नहीं लगा है। क्वेश्चन पूछेगा कितना बार लगा? तो 0 बार, 0 बार। भारत में आज तक वित्तीय आपात लगा ही नहीं है। भारत में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता, क्या ये लगा है? जी, हमारे देश में राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। अच्छा, राष्ट्रीय आपात 3 टाइम्स यानी 3 बार। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। अच्छा, कब लगा है? पहली बार तो लगा है 1962 में, दूसरी बार लगा है 1971 में और तीसरी बार लगा है 1975 में। थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। 1962 में जो लगा था तो ये भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। भारत प्लस चीन के बीच युद्ध यानी हम बोल सकते हैं बाह्य आक्रमण की वजह से ये राष्ट्रीय आपात हमारे देश में लगा था। यानी भारत और चीन के बीच जो युद्ध चल रहा था। अच्छा, 1971 में लगा था, ये क्यों लगा था भाई साहब? ये भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध की चलते लगा था। भारत पाक युद्ध के चलते लगा था। या भाई साहब 1975 में क्यों लगा था? 1975 में लगने का कारण है ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। उस समय पीएम कौन थी? तो नाम रख लीजिएगा, इंदिरा गांधी उस समय की पीएम थी। अभी पढ़ रहे थे हम क्वेश्चन में SC ST के बारे में, थोड़ा बीच में ये क्वेश्चन सब दिमाग में आ गया इसीलिए बता दिए। चलते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में हम बात कर रहे थे कि लोकसभा में जो है 543 सीटें
सीटें पर चुनाव लड़ी जाती है, यानी निर्वाचित सीट है, ये निर्वाचित सीट है, निर्वाचित सीट है। ठीक है, लोकसभा में 545 सीटें क्या है, निर्वाचित की हम बात कर रहे हैं। तो एससी के लिए कितना है, एससी का मतलब रिजर्व कोटा की बात कर रहे हैं। एससी के लिए, इसके लिए है 84 सीट, 84 सीट। और एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए है 47 सीट। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 7 4 11 8 4 12 1 13, 543 में से 131 सीट जो है, 543 में से जो 131 सीटें हैं वो रिजर्व है। रिजर्व की बात कहाँ करते हैं लोकसभा में, तो कुछ देर पहले ही बताए थे कि रिजर्व की जो बात करते हैं लोकसभा में एक्ट 330 के तहत, और विधानसभा में जो रिजर्व की बात करते हैं वो एक्ट 332 के तहत। तो ये था एससी एसटी से संबंधित, जहाँ तक संभव हो सका जो सब दिमाग में आया उसके बारे में चर्चा कर दे। कुछ एक्ट को लेकर और चर्चा कर लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। एक्ट 79 क्या है, एक्ट 79 है संसद का गठन, संसद का गठन, एक्ट 79 संसद का गठन। अच्छा, 79 के बाद 80 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्ट 80 क्या है, 80 में चर्चा किया गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में, राज्यसभा की संरचना के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा, जब 79 हो गया, 80 हो गया, तो 81 भी कर लेते हैं। एक्ट 81 क्या है, 81 है लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। 81 में हम चर्चा करते हैं तो लोकसभा की संरचना के बारे में चर्चा है। थोड़ा सा और कर लेते हैं 1-2 एक्ट के बारे में, ऐसा इच्छा। अच्छा, जो एक्ट्स हम लोग पढ़े हैं, 79 पढ़े हैं, 80 पढ़े हैं और 81 पढ़े हैं, जनरली इसको लोग ऐसे याद करते हैं, सरला ट्रिक से याद करते हैं। सरला, 100 से संसद, संसद का गठन 79, र से राज्यसभा, 80 ला से लोकसभा, 81 79 80 81 सरला संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना। अभी मामला आ गई राज्यसभा पर, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मन में तो क्वेश्चन ढेर सारा है, लेकिन राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, कुल कितनी मतलब अधिकतम कितनी सीटें हैं, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो है 250। हम निर्वाचित की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकतम सीटें की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितना है तो 250। एक एक्ट और बहुत फेमस है, दिमाग में आ गया, थोड़ा ले लीजिए, एक्ट 40। एक्ट 40 क्या है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। एक प्रश्न और ले लीजिए जो बहुत एग्जाम में आता है, 44 क्या है, 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, सवाल सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। एक और ले लेते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी फेमस है, एक्ट 48। 48 क्या है, 48 है आपका, हाँ, कृषि एवं पशुपालन। देखिए दिमाग से थोड़ा हट गया था, दिमाग तुरंत, कृषि एवं पशुपालन, ये इसको तो VVI मार लीजिए एकदम। एक्ट 48 कृषि एवं पशुपालन। चलिए एक और ले लीजिए, एक्ट 50 के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्ट 50 क्या है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग। चलिए थोड़ा अगला प्रश्न को देखते हैं। अब क्या है अगला प्रश्न, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, 5 क्वेश्चन में ही, और नेक्स्ट डे हम कभी आएंगे इसका आंसर लगा के छोड़ देते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति जो भी टिक किए होंगे उनका आंसर सही होगा